नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 1 अगस्त का करंट अफेयर हिंदी, इंग्लिश दोनों भाषाओं में। यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को रिमाइंडर देना चाहते हैं कि यूपीएससी और ईपीएफओ के हमारे कंप्लीट पेड ग्रुप या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज के पेड ग्रुप चालू है। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696066069 पे कॉल कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स आपके इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ओनली करंट अफेयर, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ओनली यूपीएससी पे आप लोग ये फ्री चैनल सर्च करके आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आज के हमारे जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए वो हैं, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एक मल्टीलेटरल यानी कि बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है, जिस किससे संबंधित, IFSCA के संबंधित। क्या चीज है, फुल फॉर्म्स का सब कुछ जानेंगे। अगला जो है टॉपिक हमारा जियो इमेजिंग सैटेलाइट EOS-03, ये इसके बारे में अभी कुछ जानकारी दी गई है तो गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये अभी एक बिल लाया गया 2021 में, किससे संबंधित है, क्या चीजें हैं, सारी चीज जानेंगे। सतलुज नदी प्रदूषण, ठीक, क्या है, कहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं, सब चीज देखेंगे। और प्रोजेक्ट बोल्ट, ठीक, प्रोजेक्ट बोल्ट के नाम से समझ में नहीं आ रहा किससे संबंधित है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, आज के हमारे महत्वपूर्ण दिवस जो है 1 अगस्त को वो होता है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस यानी फ्रेंडशिप डे। ठीक, और देखिए कैबिनेट ने IFSCA द्वारा हस्ताक्षरित बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। ठीक, तो ये क्या चीज है, देखिए अभी ये आपका तो देखो, एक तो GS पेपर 3 और 2 दोनों से संबंधित है। 3 का इकोनॉमिक और 2 जो है गवर्नेंस से संबंधित है। अब जो इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी है, ठीक, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर आपका अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी यानी कि वित्तीय सेवाएं, उसके कुछ सेंटर बनाए गए, उसको सेंटर को जो है कोई जो है प्रबंधन देखना है, कोई जो है उसका ऑपरेशन देखना, तो उसके लिए अथॉरिटी बनाई गई है। तो उस अथॉरिटी ने अभी मेमोरेंडम ऑफ जो है अंडरस्टैंडिंग करी किसके साथ, मल्टीलेटरल यानी कि एक से ज्यादा लोग के साथ MOU यहाँ पे साइन हुआ है। ठीक, एक एक चीज बिल्कुल बारीकियों के साथ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, अब देखिए यहाँ पे, और दूसरा कौन सा है पहले बता देता हूँ, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स। अब देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, इसने जो MOU किया इसके साथ में, सिक्योरिटीज कमीशन के साथ में। सिक्योरिटीज जो है यहाँ पे वो वाला डिफेंस वाला सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी जो कैपिटल मार्केट होता है हमारा, स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स होता है ना, शेयर, रिलायंस का शेयर, इन सब को जो है सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक, लोग जो है कैपिटल मार्केट में शेयर्स खरीद सकें ऑनलाइन, सारी चीजें, वो फाइनेंशियल सर्विसेज उनको प्रोवाइड करना, तो उसके लिए सिक्योरिटी कमीशन होता है इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक, अब MOU किया तो इंडिया में भी कुछ इससे संबंधित करना चाह रहे होंगे। साथ ही साथ इंश्योरेंस जो सुपरवाइजर्स हैं यानी कि पर्यवेक्षक हैं बीमा के, उनको भी इसमें जो है जोड़ा गया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में। कैबिनेट ने इसको अभी मंजूरी दे दी गई है। ठीक, ये चीज हमें, देखिए आप लोग को पता है गिफ्ट सिटी जो है गांधीनगर में इंडिया की पहली ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। ठीक, यहाँ पे सेंटर की बात हो रही है, पहला कौन सा है, गिफ्ट सिटी। अब 2002 में देखा गया कि IOSCO ने मल्टीलेटरल MOU जो है अडॉप्ट किया था, और इसके जरिए यही था कि जो भी इंफॉर्मेशन का लेन देन होना है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ में, तो किससे संबंधित, सिक्योरिटी रेगुलेटर से संबंधित। जैसे हमारे यहाँ जो है सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेटर कौन है, सेबी है। ठीक, सेबी का फुल फॉर्म बताइए, सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेटर कौन है, सेबी, तो कैपिटल मार्केट का। तो और 2005 में देखा जाए तो IOSCO MOU बिकेम द बेंचमार्क, ये बेंचमार्क बन गया इंटरनेशनल कोऑपरेशन अमंग सिक्योरिटी रेगुलेटर्स का। अब यहाँ पे जो प्रस्तावित विनियमन है, जैसे कि आपका IFSCA कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज रेगुलेशन बिल जो आपका 2021 वाला आया है ये, ठीक, तो इसमें इंटरमीडियरीज जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज
आपका कैपिटल मार्केट से रिलेटेड देनी है शेयर वेयर से, उसमें जो बिचौलिए हैं बीच में, जो मध्यस्थ जो कर रहे हैं, उनको जो है क्या चीज, उनको कैसे हम लोग रेगुलेट करेंगे। ठीक, कोई भी आके कैपिटल मार्केट जुड़ रहा है, हमारे जैसे आपके जैसे जो लोग हैं वो निवेश कर रहे हैं, छोटे मोटे लोग, ठीक, बड़े और भी लोग हैं, तो निवेशक किस तरीके से शेयर किसी कंपनी खरीदते, तो बीच में जो मध्यस्थता कर रहे हैं उनके ऊपर रेगुलेशन भी तो कुछ करोगे ना, नहीं तो अपनी मनमानी करने लगेंगे। तो भैया कैसे रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण होना है, क्या उनके दायित्व है, क्या जिम्मेदारियां हैं, कैसे इंस्पेक्शन किया जाएगा, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, क्लियरिंग डिपॉजिटरी, ये सारी चीजें जो है बीच में आपकी विनियमित की जाएंगी, प्रबंधन देखा जाएगा। ठीक, इसके अलावा जो प्रपोज इंटरमीडियरी जो भी होंगे मध्यस्थ, उनको जो है रेगुलेशन जो भी बनाया जाएगा, ठीक, तो उसमें कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज को क्रॉस बॉर्डर बिजनेस, यानी कि इंडिया के बाहर के लोग भी इंडिया में जो है शेयर में खरीद सकेंगे और इंडिया के लोग भी इंडिया के बाहर भी शेयर खरीद सकेंगे, यानी कि इंडिया वाले यूएसए में, यूएसए वाले इंडिया में। ठीक, तो इस तरीके से इनका क्या प्रोडक्शन रहेगा, मतलब जुरिस्डिक्शन रहेगा, कहाँ पे कितना वो लोग, किसका कौन मतलब जिम्मेदार होगा, ये सारी चीजें इसमें दिखेंगी। अब देखिए आईएफसीए के बारे में बोल लेते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी जो है ये रेगुलेट करता है जो भी वित्तीय प्रोडक्ट या वित्तीय सर्विसेज या वित्तीय संस्थान है जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सेंटर्स इंडिया में, उसको। ठीक, इंटरमीडिएट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इंटरमीडिएट करते हैं, फैसिलिटीज जो भी दी जा रही है क्लाइंट और फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बीच में, तो उन सब के बीच में जो है ये पूरी सारी चीजें देखता है। इंटरमीडिएट जो है एसेंशियल होते हैं, इकोसिस्टम जो कैपिटल मार्केट का बनना है हमारे जो शेयर मार्केट का है, ठीक, इन आईएफएससी उसको भी पूरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? इंटरमीडिएट, यानी कि मध्यस्थता जो कर रहे हैं, जो बिचौली हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन, यानी कि सिक्योरिटीज कमीशन, जो ये एक आयोग है जो कि सिक्योरिटीज, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कैपिटल मार्केट में जो शेयर वेयर खरीद फरोख्त होती है उससे संबंधित, तो परमानेंट सेक्रेटरीट इसका मैड्रिड स्पेन में है। ठीक, IUSCO जो है ये 1983 में आया था और पहले इसका ये ट्रूली जो है ग्लोबल कोऑपरेटिव, वैश्विक जो है सहकारी है, और ये एसोसिएशन है उन संगठनों का जो कि रेगुलेट करते हैं दुनिया की सिक्योरिटीज और फ्यूचर मार्केट को। ठीक, इंडिया में कौन? जैसे सेबी है तो सेबी भी इसका मेंबर होगा। ठीक, और उसको भी रेगुलेट किया जाएगा इस आयोग के द्वारा। जो मेंबर्स हैं टिपिकली प्राइमरी सिक्योरिटीज और फ्यूचर रेगुलेशन इन नेशनल जुरिसडिक्शन, जैसे भारत में है, तो उनको क्या उनका जो है मेन फाइनेंशियल रेगुलेटर होगा हर कंट्री से, जो वो क्या करेगा, क्या क्या उद्देश्य, जैसे सेबी का क्या उद्देश्य होगा कि डेवलप करे, इम्प्लीमेंट करे, हाई स्टैंडर्ड रेगुलेशन होना चाहिए, इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन होना चाहिए, रिड्यूस सिस्टमिक रिस्क होना चाहिए। ठीक, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके विद एक्सचेंज कौन सा आपका स्टॉक एक्सचेंज, यही सब हो गया। विद टेक्निकल और ऑपरेशनल जो भी तकनीकी या फिर संचालन के लिए जो इश्यूज हैं सबको देखे और स्टैंडर्ड्स मानक बनाए जो मॉनिटर कर सके कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन कैसे क्या हो रहे हैं अपने इंडिया के बाहर भी। ठीक, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर की जो हमने बात करी थी, एक जो है स्वैच्छिक, इसमें आप मेंबरशिप ले सकते हो, 190 कंट्रीज हैं और इसमें इंश्योरेंस का प्रीमियम जो होता है वर्ल्ड का उसको जो है यहाँ पे देखा जाता है, सुपरवाइज किया जाता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड बनाता है इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित। अब इसका हेडक्वार्टर जो है बेसल स्विट्जरलैंड में है। इसके अभी विक्टोरिया सपोर्टा जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये इसके चेयर है, 1994 में बनाया गया था। सेक्रेटरी जनरल जोनाथन डिक्सन है और एफिलिएशन जो है इसको बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट से मिला है। ठीक, थोड़ा सा अलग सा टॉपिक था इसलिए इस पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया गया है। जियो इमेजिंग, ठीक, यानी कि जैसे अपना धरती है उसकी इमेजिंग करनी है, तो उसके लिए एक EOS 03 अभी संदर्भ ये है कि राज्यसभा में जितेंद्र सिंह जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के जो मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि इसरो जो है लॉन्च करेगा EOS 3 को, जो कि एक जियो इमेजिंग सेटेलाइट है। जियो इमेजिंग सेटेलाइट क्या होगा? मतलब रिमोट सेंसिंग के जरिए, जो आप लोगों ने बताया था, रिमोट सेंसिंग क्या करेगा कि ये जो है हमारी धरती की फोटोएं खींचेगा। ठीक, और इसका मेन कारण जो बताया गया है इसको लॉन्च करने का वो ये है कि जो भी प्राकृतिक डिजास्टर्स आ रहे हैं, आपदाएं आ रही हैं, जैसे कि फ्लड और साइक्लोन, इनकी निगरानी करेगा। लेकिन इसके और भी जो है यूजेस हैं बेहतर से बेहतर, जैसे कि अगर आप EOS 3 सैटेलाइट के बारे में जानेंगे तो ये आपका 4 से 5 टाइम पूरे दिन में जो है फिल्म मतलब इमेज खींचेगा। आपका प्राकृतिक आपदाओं को जो है वो स्कैन करेगा, साथ ही साथ
कि क्या मॉनिटर करेगा कि पानी का लेवल क्या चल रहा है, कौन सी कृषि कौन सी क्रॉप्स हो रही है, फसल हो रही है, ठीक, एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या है, फॉरेस्ट का कवर कितना है, चेंज हुआ है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा भारत में इसरो के द्वारा जो अदर ऑब्जर्वेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जैसे कि ये वाली है, लॉन्च करी गई थी, जैसे कि रिसोर्स सैट हो गया, कार्टोसैट हो गया, रीसैट हो गया, ठीक, राइसैट हो गया, आपका राडार इमेजिंग करके है, ओशन सैट हो गया, ओशन के लिए मेगा ट्रॉपिक हो गया, सरल हो गया, स्कैट हो गया, इनसैट हो गया। इन सब की फुल फॉर्म मुझे चाहिए कमेंट में, ठीक। इससे कैसे लाभ होगा भैया, अगर आप नेचुरल डिजास्टर्स को पहले ही प्रिडिक्ट कर पाओ, ठीक, ग्लोबल इवेंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो तकनीक का जो है बेहतर जो है उपयोग हो सकेगा, और इसकी वजह से जो है जो जान माल का नुकसान होने वाला है वो भी हम रोक सकेंगे, और नेचुरल डिजास्टर होने के बाद भी जो है अच्छे से अच्छी रिकवरी कर सकेंगे। आपका जो अदर डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कि हमारा PSLV होता है, ठीक, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वैसे होता है GSLV, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब क्या है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV, इसको डेवलप किया गया है। सस्ता होता है, 3 स्टेज का होता है, सभी सॉलिड लॉन्च के होता है, मतलब सभी स्टेजेस में सॉलिड फ्यूल लगता है, 500 से kg 500 किलोमीटर तक जा सकता है, और ये सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में घूमता है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सन सिंक्रोनस, यानी कि सन के साथ साथ, अगर सन मान लीजिए आप 12 बजे आपके जो है ऊपर आता है, मतलब जस्ट ऊपर देखोगे आप खड़े होके, तो ये सैटेलाइट भी वहीं पे होगी, तो सन के अनुसार ये चलता है, ठीक, उससे सिंक्रोनाइज्ड है। इसके आइडियल यही है कि ऑन डिमांड क्विक टर्न पे आप सब स्मॉल सैटेलाइट बना लो और उसको यूज़ करो, ठीक। मेजर टेक्नोलॉजी जो है SSLV में कि इसकी फ्लेक्सिबल नोजल कंट्रोल होता है, और एक्चुएटर हर स्टेज में नीचे, मतलब काफ़ी छोटा है, एवियनिक्स बनाया गया है, वेलोसिटी इसमें ट्रिमिंग मॉड्यूल है, रोक सकते हैं वेलोसिटी को। अपर स्टेज जो है इसका फिर सैटेलाइट इंजेक्शन जो है आपका हुआ है, प्रिसाइज सैटेलाइट इंजेक्शन किया जाता है इसमें। अपर स्टेज मतलब जैसे 3 स्टेज का है ये रॉकेट, ठीक, तो इसमें जो है अपर स्टेज जो है इसमें आपका प्रिसाइज सैटेलाइट इंजेक्शन हो जाता है, जैसे मान लीजिए ऑर्बिट में इसको घुसाना है वहाँ पर, ठीक। इसरो आपको पता ही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है, हेडक्वार्टर ये जो है आपका बेंगलुरु में है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है। प्राइम मिनिस्टर इसका जो है डायरेक्टली देखते हैं इसको, चेयरमैन जो इसरो के होते हैं वो आपका एग्जीक्यूटिव होते हैं। विक्रम साराभाई इसके फाउंडर थे, 15 अगस्त 1969 में बना था, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अभी कैलाशवतियु सिवान जो है इनके डायरेक्टर हैं। सब्सिडरीज में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, ठीक, समझ में आ गया। ये आपका GS पेपर 3 के साइंस से संबंधित आएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि भारतीय विमान पतन, ठीक, भारतीय विमान पतन आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल 2021, लोकसभा ने अभी इसको पास कर दिया गया है, ठीक। एरा नाम से है ये बिल, इसको पहली बार मार्च 2021 में लाया गया था, और इस बिल के बाद अब इसको जो है मार्च में लाने के बाद पार्लियामेंट्री पैनल था उसके पास भेजा गया था, फिर कोई भी चेंज इसमें नहीं हुए और अप्रूव कर दिया गया। और उसके बाद अब जो है बिल जो ये प्रपोज करता है कि भैया कौन कौन से संशोधन होंगे, तो इसमें कहा जाए कि मेजर एयरपोर्ट जो है उसकी परिभाषा में संशोधन किया गया है, मेनली ये सबसे बड़ा इसमें चेंज है। और किसमें, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2008 के अंतर्गत इसमें संशोधन किया गया है, और डेफिनेशन जो मेजर पोर्ट की है एयरपोर्ट की उसको चेंज किया गया है। ऐसा ज्योतिरादित्य सिंधिया जो नए सिविल मिनिस्टर उन्होंने बताया, लोकसभा से पास हो गया है, मेजर पोर्ट की जो डेफिनेशन है उसको चेंज किया गया है। साथ ही साथ जो मेजर एयरपोर्ट हैं भारत में वो कौन से होते हैं, जहां पर 35 लाख से ज़्यादा पैसेंजर हर साल जो है किसी एक साल में जो है वहाँ से ट्रेवल करते हैं। 25 मेजर एयरपोर्ट हैं इस हिसाब से भारत में, और अमेंडमेंट होने के बाद सेंटर जो है अब जो ऐसे छोटे लॉस मेकिंग एयरपोर्ट हैं उनको प्राइवेटाइज कर देगा, निजीकरण कर देगा, और साथ ही साथ कई सारी जो है 6 एयरपोर्ट हैं, ठीक, उनको मिला के क्लब कर देगा, ठीक, मतलब मिला देगा। करंटली एरा जो है वो टैरिफ बताता है कितना होगा किसी एक सिंगल एयरपोर्ट पे, लेकिन संशोधन के बाद एक चीज़ और ये आई है कि जितने भी जो है अब अमेंडमेंट के बाद जो है टैरिफ अब लगाया जा सकता है। पहले सिर्फ एक एयरपोर्ट के लिए था, अब एक से ज़्यादा भी एयरपोर्ट के लिए टैरिफ लगाया जा सकता है, अलाउ कर रहा है। सेंटर ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि 6 एयरपोर्ट जो है उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, निजीकरण कर दिया जाएगा। कौन कौन से, अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर और तिरुचिरापल्ली। जो पर्पज़ है इस बिल का, देखिए वही सारी चीज़ें हैं कि जो छोटे एयरपोर्ट हैं जो जहाँ प्रॉफिट नहीं हो रहा है उनको
जो है प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट के साथ में मिला दो, ठीक, मर्ज कर दो, और जो है ताकि बिडर्स जो है उसको अच्छी जो है कॉम्बिनेशन मिल सके और उसको जो है पीपीपी के मोड में जो है इसको इन्वेस्टमेंट किया जाए, ठीक। और साथ ही साथ एयर कनेक्टिविटी भी इससे बढ़ जाएगी, तो हमारा जो उड़े देश का आम नागरिक वाली जो स्कीम है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उसको भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक। जो छोटी जगह है जो प्रॉफिट यहाँ पे नहीं था, वहाँ पे भी जो है एयरप्लेन्स और ये सब जाया करेंगे, तो वहाँ से भी लोग आएंगे, ठीक। और साथ ही साथ संशोधन ने ये भी कहा है कि रेगुलेट कर सकता है अब टैरिफ जो है एक से ज़्यादा, जैसे मेजर एयरपोर्ट पे ही पहले सिर्फ करता था, अब उससे ज़्यादा भी ग्रुप्स को टुगेदर लाके एक साथ लाके उनको भी रेगुलेट कर सकता है, उनके टैरिफ को भी। विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, ये इंडिया में रेगुलेट करेगी टैरिफ को, और भी जो भी व्यय और फीस लगाई जानी है मेजर एयरपोर्ट पे, सब बताया गया। स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक, 2008 के एक एक्ट के द्वारा बनाया गया था, और ये जो टैरिफ है, क्या फीस लगेगी एयरपोर्ट पे, पैसेंजर्स पे मॉनिटर करेगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये सारी चीज़ देखेगा, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जीएस पेपर आपका 2 से गवर्नेंस से संबंधित, जीएस पेपर 1 भी हो सकता है, ये ज्योग्राफी संबंधित, ठीक। तो देखिए सतलुज जो रिवर पोल्यूशन है, वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अभी ये जो है आपके पंजाब और राजस्थान की गवर्नमेंट को ये बोला कि भैया जो तुमने गवर्नमेंट ने सबमिट की हैं अपनी रिपोर्ट की, किस तरीके से जो सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत, उसको उसके सेक्रेटरी को तुम लोग रिपोर्ट दो कि भैया कि तुम लोग अनुपालन कर रहे हो जो भी हमने गाइडलाइंस दी थी, और कौन कौन से तुमने जो है सुधार वाले जो है एक्शन लिए हैं, इन सब के बारे में बताओ कि किस तरीके से एफ्लुएंट जो होता है आपका एफ्लुएंट जो होता है डिस्चार्ज सतलुज और ब्यास नदी में जाने से रोका है आपने, ठीक। इंडस्ट्री से एफ्लुएंट्स निकलते हैं, गंदे पोल्यूशन फैलाते हैं, उनको रोको। तो पोल्यूशन जो है आपका सतलुज रिवर में वैसे तो 65 किलोमीटर लंबी जो लॉन्ग स्ट्रेच है पंजाब और राजस्थान में, और इससे कई सारे सीरियस हेल्थ थ्रेट भी हो रहे हैं जो इंडिया में लोग रह रहे हैं इंदिरा गांधी कैनाल के आसपास, ठीक। इसकी लोकेशन जरूर देखना। अब जो इंदिरा गांधी कैनाल है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी जो है काला पड़ गया है पॉल्यूटेंट्स के होने की वजह से, और इसमें जो कैनाल है इसमें जो पानी पीने का है, जो सिंचाई का है, वो जाता है आपका नॉर्थ और वेस्टर्न, उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में। पोल्यूशन ने कई सारे स्वास्थ्य से संबंधित जो है कॉम्प्लिकेशंस भी कर दिए हैं, जैसे कि स्किन डिजीज हो गई है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, इंडाइजेशन मतलब पच वच नहीं रहा है, और आंखों की रोशनी भी जा रही है, कम हो रही है, ठीक। इसका बड़ा कारण जो पोल्यूशन फैलाने का है वो है बुद्धा नाला, ठीक, जो कि एक सहायक नदी है सतलुज की, उसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है। पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाए तो सतलुज जो पानी लेके जाती है क्लास बी वाटर होता है, यानी कि मॉडरेट, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं, मध्यम स्तर का जो है जल प्रदूषण होता है। लेकिन उसके बाद जब ये बुद्धा नाला से मिल जाती है तो तुरंत ही ये क्लास ई का वाटर पोल्यूशन हो जाता है, और मतलब इसको ना तो आप जो है ह्यूमन या ना ही सिंचाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, और नाला के बाद जो है लुधियाना जाते समय बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है इसमें। जो छोटे उद्योग हैं, ठीक, वहाँ पे जो है आपका प्लेटिंग होती है, हॉजरी होता है, स्टील रोलिंग मिल होती है, इन सब की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा वेस्ट वाटर जाता है नाला में और ये बुद्धा नाला में, और उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। जो 3 बड़े सोर्सेस हैं पोल्यूशन के बुद्धा नाला में, वो कौन कौन से, कि एक तो देखो सीवेज को ट्रीट नहीं किया और पानी जो है लुधियाना से ऐसे ही डाल दिया जाता है। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज में जो इफ्लुएंट्स होते हैं, जैसे ट्रेनरी में कुछ गंदगी निकलती रहती है, तो और जैसे कि 228 डाइंग यूनिट हो गए या फिर 16 आउटलेट हो गए, इन सब की वजह से जो सीवेज इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, इसकी वजह से भी बुद्धा नाला में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। बुद्धा नाला जब सतलज से जुड़ता है तो वहाँ पे गंदगी फैला देता है। कई जगह तो भैया क्रोमियम और आर्सेनिक के भी जो है ट्रेसेस देखे गए, निशान पाए गए हैं सतलज में बुद्धा नाला के जुड़ने के बाद। सतलज रिवर जो है ये एंशियंट नाम इसका जो था वो था आपका ज़ाराड्रोस, ठीक, या फिर शुतुद्री या फिर शताद्रु, ये एंशियंट नाम था। और ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है इंडस रिवर की, जिसकी वजह से जो है पंजाब को उसका नाम मिला है 5 रिवर, ठीक। पंजाब पंज आब मतलब 5 और रिवर आब मतलब ये फारसी भाषा अरबी भाषा है, सॉरी। झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज ये मेन ट्रिब्यूटरी है इंडस नदी की, और ये नॉर्थ स्लोप जो आपका हिमालय का है, लेक लांगा साउथ वेस्टर्न तिब्बत में, वहाँ से ये आपका
चलता है। जैसे साउथ, ये तिब्बत है तो साउथ वेस्टर्न तिब्बत यहाँ से पानी चलता है, ठीक, इसका ओरिजिन होता है। इंदिरा गांधी जो कैनाल है ये भारत की लॉन्गेस्ट कैनाल है कंट्री में, और इसमें जो है पानी 1.75 करोड़ मिलता है लोगों को, ठीक, 2.25 करोड़, और 7500 विलेज जो है इसके थ्रू जो है आठ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। हरिके बैराज कुछ किलोमीटर पे दूर पे है सतलज और ब्यास रिवर पंजाब में, जो कि लुधियाना के थ्रू और थार डेजर्ट तक जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें देखिए, आज 1 अगस्त हो गई है। क्वेश्चन नंबर 76 जो है हमारा है जीएस पेपर 4 से है, ठीक, एथिक्स वाले पेपर से। यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन पूछा गया कि आपको क्या समझ आता है नैतिक मूल्यों से, उदाहरण सहित समझाएं, ठीक, उदाहरण सहित समझाएं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट बोल्ड। अब देखिए, इसके नाम से अगर आपको नहीं समझ में आया तो बता देता हूँ। खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है बीएसएफ के साथ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ में मिलकर उन्होंने प्रोजेक्ट बोल्ड को जो है लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है? जैसलमेर में। क्यों किया है? क्योंकि ये डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण जो है जैसलमेर और उसके आसपास, उसको रोका जा सके, साथ ही साथ जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको मतलब उसको जो है समर्थन दिया जा सके। और इसके अंतर्गत जो है 1000 बैम्बू सैम्पलिंग्स, जो बांस के पौधे हैं वो लगाए गए हैं 1000 अभी शुरुआत में। बैम्बू सैम्पलिंग्स क्या है? ये करीबन 2.5 लाख स्क्वायर फीट जो ग्राम पंचायत है जमीन है कहाँ पर, जो फेमस टेनोट माता टेम्पल है उसके आसपास लगाया गया है। और ये लोकेटेड है लोंगी वाला पोस्ट जो इंडियो पार्क बॉर्डर के आसपास है, ठीक। और 120 किलोमीटर जो है जैसलमेर सिटी से टेनोट है, वो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है राजस्थान में। केवीआईसी ने ये प्लान कर रहा है कि बैम्बू बेस्ड ग्रीन पैचेस टेनोट में टूरिस्ट एट्रैक्शन बने और बीएसएफ जो है उनको मेंटेन कर सके प्लांट्स को। अभी तो हमने पौधा लगाया, प्लांट भी हो जाए तो बीएसएफ उसको मेंटेन करें, केवीआईसी बोल रही। प्रोजेक्ट बोल्ड के बारे में अगर जानो तो ये लॉन्च किया गया था 4 जुलाई को। कहाँ से? ट्राइबल विलेज एक है निचला मांडवा, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में, वहाँ पे इसमें जो है 5000 जो है सैम्पलिंग छोटे पौधे लगाए गए थे स्पेशल बैम्बू स्पीशीज के। कहाँ पे? 25 बीघा जो है सूखी जमीन पर। इसको मोदी जी का जो है ना कि भैया भूमि का क्षरण को कम करना है, डेजर्टिफिकेशन को कम करना है, उस विजन पे काम कर रहा है। और ये इनिशिएटिव जो है लॉन्च किसने किया है? केवीआईसी के ही खादी बैम्बू फेस्टिवल के अंतर्गत। और ये 75वां साल जब अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है उसके अंतर्गत इसमें कार्य किया जा रहा है। इसके जो लाभ हैं वो ये है कि बैम्बू प्लांटेशन जो डेजर्ट में होगा जैसलमेर जैसे, इससे कई सारे उद्देश्य पूरे होंगे, जैसे कि प्रिवेंटिंग डेजर्टिफिकेशन, आपका मरुस्थलीकरण को रोका जाएगा, साथ ही साथ पर्यावरण का जो है संरक्षण होगा, साथ ही साथ जो है सस्टेनेबल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट होगा, वह सपोर्टिंग रूरल, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब रूरल और इंडस्ट्री जो भी लगाई जाएंगी सस्टेनेबल मॉडल होगा, मतलब वहाँ पे स्थायी रूप से जो है स्थिरता के रूप मतलब से विकास हो सकेगा। और साथ ही साथ जो जनरेट रिकरिंग इनकम फॉर द लोकल विलेजर्स, जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए जो है एक लगातार उनको कुछ ना कुछ जो है पैसे इनकम आती रहे, आय आती रहे, आवर्ती आय आती रहे, इसके लिए काम किया जा रहा है। केवीआईसी जो है ये ग्रीन पैच भी डेवलप करेगा, टूरिस्ट स्पॉट की तरह होगा इसमें। यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट बहुत ज़्यादा आएंगे, लौंगे वाला पोस्ट पे जाके मिलेंगे, टनोट माटर टेम्पल पे जाएंगे। अगले 3 साल में जो है 1000 बैम्बू प्लांट और लगाए जाएंगे, जो कि मल्टीप्लाई होके कम से कम 4000 बैम्बू लॉग जो है वजन में करीबन 100 मेट्रिक टन जो है बैम्बू को बनाएंगे। अभी करंट रेट जो है हर टन का 5000 रुपये है बैम्बू का, और इससे जो है हम करीबन 5 लाख रुपए बना सकते हैं 3 सालों के बाद, और उसके बाद भी मतलब हर साल, ठीक। इससे जो है लोकल इकोनॉमी जो स्थानिक जो अर्थव्यवस्था उसको फायदा मिलेगा। बैम्बू जो होता है इसको हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगरबत्ती, स्टिक्स, फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट, म्यूचुअल इंस्ट्रूमेंट, पेपर बनाने काम आ सकता है। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है चारकोल और फ्यूल ब्रिकेट में, ठीक। बैम्बू जो है ये अपने संरक्षित पानी और जो है जो ड्राउट सूखे जो मैदान है क्षेत्र है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है इसको माना जाता है कि संरक्षण करता है पानी वानी का। इसको कई बार लोग बता चुके हैं अपने 1967 से। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है केवीआईसी, ठीक। और हम लोग आगे अपने फेवरेट सेक्शन पे जिसका नाम है कॉमन एनालिसिस। इसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप जो होते हैं वो कैसे करने हैं इसके बारे में जानते हैं। देखिए केंदू पत्ता के बारे में कुछ पूछे गए कथन सत्य कौन कौन से बताना है। देखिए केंदू के पत्ते को कर्नाटक का हरा सोना कहा जाता है। क्या स्टेटमेंट सही है?
बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट अब गलत है, ट्रू पूछा गया है तो बी आंसर हो जाएगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। बोटेनिकल नेम जो टेंडू या फिर केंडू लीफ का होता है उसको डायस्पाइरस मेलानोजाइलोन होता है। और इसकी जो लीफ है वो क्या है, बीड़ी वीड़ी बनाने का काम आता है, जो स्थानीय लोग जो है इसको फूकते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, स्थानीय के लोगों के बीच लोकप्रिय धुआं बीड़ी को लपेटने के लिए पत्तियों का उपयोग किया जाता है, वो तेंदू लीव्स होती हैं। ठीक, तेंदू लीव्स जो है आपकी गोल्ड, ग्रीन गोल्ड उड़ीसा में बोला जाता है। ये तरीके से नेशनलाइज राष्ट्रीयकरण कर दिया गया इस प्रोडक्ट का, जैसे कि बैम्बू का या फिर साल का जो बीज होता है उसकी तरह। ठीक, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उड़ीसा में। और रिसेंटली कई सारे बच्चे जो है अभी कलेक्ट कर रहे थे टेंडू वेंडू लीव्स आपके उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, ये है वो पत्ता जिससे बीड़ी बनती है। और देखिए अगला जो टॉपिक है वो आर्ट एंड कल्चर से है। देखिए सेंट समंदर से संबंधित जो है कौन से कथन गलत है पूछा गया। देखिए डांसिंग चाइल्ड जो होता है सेंट समंदर, ये 12वीं सेंचुरी के होते हैं, ये संगम डायनेस्टी से संबंधित है। क्या सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है, चोला डायनेस्टी से संबंधित है, इसलिए पहला गलत हो गया। पूछा भाई क्या क्या गलत है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा। ठीक, तो देखिए समंदर जो है ये आपका वन ऑफ द नयनार्स है। नयनार्स ये वाला स्टेटमेंट देखिए इन दोनों में है ही नहीं, बी और डी में, तो इसको ना भी पढ़ते कोई दिक्कत नहीं रही। अगला क्या, इट वॉज ए ग्रुप ऑफ 63, जो 63 सेंट थे साउथ इंडिया में और 6 से 9 सेंचुरी के बीच में, और जो कि इंस्ट्रूमेंटल थे कि शिवा की वर्शिप को, पूजा को बढ़ाया जाए, सॉन्ग और पोएट्री लिख के, तो इससे संबंधित। तो देखिए पहला ही वाला सब गलत है, बाकी जो है दोनों सही है। ये चोला डायनेस्टी से संबंधित है, डायनेस्टिक लाइक चाइल्ड सेंट समंदर की बात हो रही है यहाँ पर 12वीं सेंचुरी में। नेशनल गैलरी जो ऑस्ट्रेलिया की, उसने भी बोला है कि हम आर्टिफैक्ट कुछ वापस कर रहे हैं, आर्ट कलेक्शन 14 वर्क ऑफ आर्ट फ्रॉम एशियन आर्ट कलेक्शन टू इंडिया, जिसमें कि समंदर जी भी जो हैं, और ये देखिए इनकी फोटो है। ठीक, फोटो क्या, स्कल्पचर है, मूर्ति है। तो इसी के साथ में आज का हम लोग सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक करिए, ठीक, और अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी करिए, लेकिन रीजन जरूर बताइएगा, शेयर और सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए आंसर्स को। आप लोग फिर से बता दूं कि यूपीएससी और ईपीएफओ का जो हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो 8564000530 96960608 पे कॉल कर सकते हैं। ठीक, और अगर आप लोग को लगता है कि आपको यूपीएससी जो है आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे कल सुबह 10 बजे, तब तक ले लेते हैं आप लोग से विदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।